गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ प्रीतना सिंह और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पोलपाथ पे स्वागत है। तो आपकी आज की जो प्रैक्टिस होगी इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन रखे हैं, इजी भी हैं जो मीडियम उसके लेवल के हैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल में भी हैं, लेकिन इसका क्वेश्चंस ज़रूर इजी होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन जो है हाई लेवल पे होगा, यानी कि टीजीटी पीजीटी दोनों को कवर करते हुए सारे क्वेश्चन चलेंगे अगर आप एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन दोनों को देखेंगे तो। और इसमें क्या है, आप सभी को आंसर करना बहुत ज़रूरी है, आंसर करते रहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें लगता है ये क्वेश्चन इजी है लेकिन वही क्वेश्चन हमसे जो है एग्ज़ाम्स में गलत हो जाते हैं। तो आपको इजी क्वेश्चन और जो थोड़ा सा टफ डिफ़िकल्ट हैं उनको भी, प्लस हमारी व्याख्या, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम बना है, आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबद्ध निम्नलिखित में कौन सा एक सही संयोजन है। तो कौन सा है? लॉक, जॉन लॉक, ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जे.एस. मिल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एफ. एंजल्स, सोशलिज्म, यूरोपियन एंड साइंटिफिक। और ऑप्शन डी है एल.टी. हाब हाउस, लिबरलिज्म। तो किसमें जो है कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन की बात की गई है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एल.टी. हाब हाउस, लिबरलिज्म। एल.टी. हाब हाउस कहते हैं कि व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार, व्यक्ति को जो है अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार है, ताकि व्यक्ति अपने जो है व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्यतः कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है? राज्य का धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से अलगाव, नियोजन आधारित संरचना और शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, नियोजन और शिक्षा, शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य। तो किससे संबंधित है? यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपके आंसर जो है फटाफट आने चाहिए। क्वेश्चन का लेवल इतना अप नहीं है कि आंसर देने में टाइम लगे, आंसर आपके जल्दी जल्दी आने चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। जो डेविड मार्स हैं, ये इन्होंने जो है अपनी पुस्तक वेलफेयर स्टेट में कहा है। डेविड मार्स को हम देखेंगे, थोड़ा सा इसी से संबंधित हैं और पीजीटी लेवल में ये क्वेश्चन आ सकता है। डेविड मार्स हैं, इनकी पुस्तक कौन है? वेलफेयर स्टेट, ये इनकी पुस्तक है। और इसमें इन्होंने जो है लोक कल्याणकारी राज्य को एक विस्तृत रूप दिया है, यानी कि विस्तृत रूप में इन्होंने उसको जो है अधिकार दिए हैं, उसके कर्तव्य बताए हैं। इसमें शिक्षा, नियोजन, स्वास्थ्य, ये सब तो इसके अलावा और आगे जाकर के रोजगार दे दिया है। बोला कि रोजगार का भी होना चाहिए, वही अधिकार होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। उनकी आय जो है वो भी, उनकी डेली आय वो होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा तो होनी ही चाहिए, वो तो है ही। और ये सब चीज़ों के बाद दैहिक रूप से अगर जो कमज़ोर हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, तो उनको जो है सामाजिक आश्रय मिलना चाहिए, यानी कि संरक्षण का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, ठीक है। संरक्षण का अधिकार, जो कमज़ोर है शरीर से, आप सीधा सीधा कह सकते हैं जो अपंग है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इन लोगों को संरक्षण का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सामुदायिक आश्रय इनको प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने कुछ आगे जा कर के डेविड मार्स ने अपनी बुक किसमें, वेलफेयर स्टेट में, ये सारी बातें की हैं, थोड़ा एक विस्तृत रूप में जा कर के। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा नहीं है? एन मैकियावली तथा एफ हेगल के लिए राज्य बल पर आधारित है। मिल एवं टी.एच. ग्रीन के लिए सहमत राज्य का आधार थी। मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग का शोषण है। गांधी दर्शन के अनुसार धार्मिक वर्ग को अपने संसाधनों को सार्वजनिक हित के उपयोग में लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है? तो ऑप्शन बी जो है नहीं सुमेलित है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि जो राज्य सहमति का आधार है ये लॉक के अनुसार है। जॉन लॉक जो है इसको ऐसा मानते हैं कि सहमति का राज्य जो है सहमति का आधार है, सहमति जो है राज्य का आधार है। और मिल क्या मानते हैं? मिल मानते हैं इच्छा का परिणाम है, ठीक है। मिल मानते हैं कि इच्छा का परिणाम है। और ग्रीन मानते हैं राज्य को
एक नैतिक आधार प्रदान करते हैं और नैतिक विकास के लिए राज्य आवश्यक है, जो है ग्रीन ऐसा मानते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हो गई हैं यहाँ पर, यही ऑप्शन बी आपका जो है राइट नहीं है, क्योंकि ये लॉग से संबंधित है। ऑप्शन बी हो गया। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, किसके लिए? देखिए, व्यक्तिवाद और आधुनिक व्यक्तिवाद, शास्त्रीय व्यक्तिवाद, इन सब में अंतर होता है। तो वो ध्यान में, जैसे कुछ आगे का व्यक्तिवाद के आगे का वर्ड आपको ध्यान देना है। समूह के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए, श्रमिकों के लिए। तो जो आधुनिक व्यक्तिवाद है ये किसके लिए? समूह के लिए करता है। आधुनिक व्यक्तिवाद किसके लिए करता है? ये समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। यदि समूह की स्वतंत्रता की बात करें कि समूह की स्वतंत्रता के पक्षधर कौन कौन है, तो ये हो जाएंगे डेविड ईस्टन, और कौन हो जाएगा? जॉन रॉल्स हो जाएंगे। और ये सभी क्या है? समूह की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। और जो पहले शास्त्रीय व्यक्तिवाद होता था वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था। व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन्हीं को सबसे ज़्यादा महत्व देता था। तो आप कह सकते हैं शास्त्रीय व्यक्तिवाद के केंद्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्सवाद और फासीवाद एक मत है। ऑप्शन है आपके सामने, राज्य की प्रवृत्ति के विषय में एक मत है, या राज्य की भूमिका के विषय में एक मत है, युद्धों की उपयोगिता के विषय में एक मत है, या सरकारों के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में एक मत है। तो जो मार्क्सवाद और फासीवाद, ये दोनों जो हैं सरकारों के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में एक मत है। इन दोनों ही रूप के जो विचारधाराएं हैं, इन दोनों में ही सरकारों के अधिनायकवादी रूप जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है, किसका नहीं है? पूंजीवाद का नहीं है, सामंतवाद का नहीं है, सामाजिक अभियांत्रिकी का नहीं है, प्रतिद्वंद्विता का नहीं है। तो राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद किसका? सामाजिक अभियांत्रिकी का जो है ये विरोधी नहीं है। जो सामाजिक अभियांत्रिकी को, ये जो है राजनीतिक, ये समाजवाद जो है ये सामाजिक अभियांत्रिकी को इसके ऊपर जो है विश्वास करता है और अपनी मजबूती का समर्थन करता है। ये सामाजिक अभियांत्रिकी पर विश्वास करके अपनी मजबूती का समर्थन करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन समाजवादी मानते हैं, क्या मानते हैं? धीमापन अवश्यंभावी है, या सामाजिक यथास्थिति के लिए अहिंसा आवश्यक है, या क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए, या उपभोग न्यूनतम होना चाहिए। क्या मानते हैं जो फेबियन समाजवादी, ये क्या मानते हैं? तो ये जो फेबियन समाजवादी हैं इनको ब्रिटिश समाजवादी संस्करण भी बोला जाता है। फेबियन समाजवाद को ब्रिटिश समाजवादी संस्करण भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रजातांत्रिक तरीके से सुधारों को पाना चाहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है धीमापन अवश्यंभावी है। यदि हम फेबियनवाद की बात देखें कि इसके जो है जनक कौन है, तो इसके जनक हैं सिडनी वेब जो है इसके जनक हैं। और यह विचारधारा जो है इंग्लैंड में विकसित होती है। ये सभी चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती हैं, ध्यान से सुनिए। ये विचारधारा इंग्लैंड में विकसित हुई है। सिडनी, ओलिवर, ग्राहम वालेस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्लीमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, एनी बेसेंट, ये सभी जो है इसके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का, फेबियन सोसाइटी के सदस्य कौन होते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। और ये इनका नारा है, उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए और जब लक्ष्य सामने हो तो उस पर अचानक धावा मारिए, जिससे लक्ष्य हाथ से छूटने ना पाए। तो ये इनका जो है नारा है। और फेबियनवाद जो है एक मध्यम वर्गीय विचारधारा है, मध्यम वर्गीय। ठीक है, ये मध्यम वर्गीय विचारधारा है। यदि इसके मूल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसने जो है सारी बुराई जो है, धन को ही सारी बुराई माना है। और ये कहा है कि सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं ये, यानी कि एक प्रकार से राज्य का जो है राज्य का आधिपत्य होना चाहिए सभी चीज़ों पर। ये चीज़ें इन्होंने बात की हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके सामने आंसर करेंगे आप फटाफट इसको। गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है। आप बताएंगे गिल्ड समाजवाद का जनक कौन है, पहले आप मुझे वो बता दीजिए, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। तो गिल्ड समाजवाद एक मध्य मार्ग है किसका? जनतंत्र एवं समाजवाद के बीच में, समाजवाद एवं मार्क्सवाद के बीच में, समूहवाद एवं संघवाद के बीच में, मार्क्सवाद एवं राज्य समाजवाद के बीच में। देखिए सेंटेंस हैं, बहुत घुमा देते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना है और ध्यान से आंसर करना है। तो गिल्ड समाजवाद जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? समूहवाद और संघवाद के बीच का जो है ये मार्ग है, मध्य मार्ग है। इसमें क्या है कि समूहवाद से ये उग्र है थोड़ा सा और संघवाद से थोड़ा सा नरम है। तो इसमें क्या है, ये बीच का मध्यम मार्ग हुआ। और GDH कोल इसके जनक हैं। GDH कोल इसके जनक माने जाते हैं। और ये इस श्रेणी समाजवाद है उपभोक्ता एवं उत्पादकता दोनों पर बल देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। औद्योगिक प्रजातंत्र श्रेणी समाजवाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, औद्योगिक प्रजातंत्र इसकी एक खास विशेषता है, तो ये विशेषता आप पक्का ध्यान रखेंगे, इसकी खास विशेषता है। ठीक है, और GDH कोल ने अपनी पुस्तक सेल्फ गवर्नमेंट में राजनीतिक संसद के साथ साथ आर्थिक संसद की वकालत की है। ठीक है, तो इनकी GDH की पुस्तक की बात करें तो सेल्फ गवर्नमेंट है इनकी पुस्तक, और इसी में इन्होंने कौन से आर्थिक संसद की बात की है, राजनीतिक संसद के साथ साथ आर्थिक संसद की बात की, यानी कि दोनों जो है राजनीतिक और आर्थिक दोनों संसद की इन्होंने जो है बात की है। ठीक है, दोनों संसद की इन्होंने बात की है। और इन्हें जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी सेल्फ गवर्नमेंट को सुशासन हिंदी में बोलते हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिख लें। और इनका जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक इनको बोला जाता है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक इनको जो है बोला जाता है। तो ये सारी बात आप जो है ध्यान रखेंगे। जब कोई टॉपिक उठाइए तो उससे संबंधित सारी चीज़ों को तुरंत ही ग्रैस्प कर लीजिए, उससे क्या है प्रिपरेशन अच्छी होती है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन हमने आपको सी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के अनुसार अधिकार क्या हैं? आपको देखना है, उदारवादियों के अनुसार अधिकारों को देखना है। राज्य की सत्ता को कम करते हैं, व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं, समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं, स्पंदनशील सिविल समाज के अधिकार की रचना करते हैं। तो बताइए, यहाँ पर आपके पास कूट है। कूट में क्या है? पहला है 1 2 4 है, दूसरा है 1 3 है, तीसरा है 1 2 है, चौथा 1 2 3 4 है। कौन सा होगा? फटाफट आपके आंसर आ जाने चाहिए। कौन सा जो है कूट सही है? जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 1 2 3 4 तीनों जो व्यक्तिवादियों के अनुसार क्या होता है कि अधिकार क्या है, राज्य की सत्ता को कम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको अधिकार, व्यक्तियों को अधिकार जब मिल जाते हैं तो राज्य की सत्ता, जब एक को अधिकार मिलते हैं तो दूसरे का प्रभुत्व तो कम होता ही होता है। दूसरा क्या है, व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं। यस, बिल्कुल, ये उदारवादी ऐसा मानते हैं। अभी हमने इसके पहले बात की है कि जो है इनको सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं। समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल बात है। ये भी इसमें जो है रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मस्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार का नियम इन्होंने दिया है और बताया है कि व्यक्ति को अपने ऊपर स्वामित्व का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। तो आत्मस्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार का नियम ये बताते हैं कौन? रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है, और ये जो अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत है, इसमें ये जो है रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के विचारों से प्रभावित है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि जो ये अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत, अधिकारों का उदारवादी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं उदारवादी, अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित, किससे प्रभावित है? रॉल्स एंड रॉबर्ट्स से। जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक इनसे
संबंधित है। रॉल्स की पुस्तक क्या है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। और रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक की बात करें तो अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया है, यानी कि सारे ही सेंटेंस सही हैं उदारवादियों के अनुसार। नेक्स्ट क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? 1920 में, 1928 में, 1940 में या 1946 में? कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और ये जो है 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस सिद्धांत के वैचारिक प्रणेता कौन थे, तो कवि इकबाल थे। ये आप देखेंगे क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे आ सकता है। इस सिद्धांत के, किसके? द्विराष्ट्र सिद्धांत के वैचारिक प्रणेता की बात करें तो कौन है? ये हैं कवि इकबाल, ठीक है। यदि हम बात करें पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। तो ये जो है पाक शब्द यानी कि पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ खास पॉइंट है इससे मिलते हुए, वो आप ध्यान रखेंगे। जिन्ना का इन्होंने बताया 1940 में ये इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक राष्ट्र के अंदर जो मुसलमान हैं उनका रहन सहन, खान पान यानी कि संस्कृति सब कुछ अलग है। यहाँ यानी कि यहाँ पर दो प्रकार की संस्कृति, रहन सहन, ये सारी चीज़ें हैं। तो दो राष्ट्र भी होने चाहिए। जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है उसे जो है पाकिस्तान बना देना चाहिए। ये जिन्ना ने ऐसा बोला था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन का प्रथम संकेत दिया किसने दिया? दूसरी गोल में सभा में दिया गया, या किस प्रस्तावों में दिया गया, या कैबिनेट मिशन योजना में दिया गया, या माउंटबेटन फार्मूला में दिया गया? किस में दिया गया? यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय पीएम थे वहाँ इंग्लैंड के, उन्होंने जो है ये क्रिप्स मिशन भारत भेजा और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके जो है अध्यक्ष थे। तो क्रिप्स इसीलिए ये कैबिनेट मिशन योजना सी में कर दिया है मैंने, क्रिप्स तो सेकंड में है, देख लेते हैं। ये बी ऑप्शन होगा, गलती से वहाँ पर लग गया, ठीक है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव में अंडरलाइन कर देते हैं इसको। क्रिप्स प्रस्ताव भेजा किसने? चर्चिल ने भेजा था। उस समय वो इंग्लैंड के पीएम थे और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स योजना जो है 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचती है और 30 मार्च 1942 को रिपोर्ट पेश की जाती है। तो दो चीज़ ध्यान रखेंगे, 23 मार्च को ये पहुंचती है भारत, ठीक है, और 30 को जो है ये इसकी रिपोर्ट पेश होती। इसके वार्ता कौन से होते हैं? नेहरू होते हैं, मौलाना आज़ाद होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है यही सारी बातें की जाती हैं कि भारत को जो है उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा, संविधान सभा का गठन होगा और जो है मुस्लिम के लिए भी अलग, ये इसमें कुछ साफ बातें नहीं की जाती हैं, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको नकार दिया था। लेकिन हाँ, इसके संकेत मिलते हैं, संकेत की बात हो रही है, संकेत मिलते हैं। इसमें कहा था कि मुस्लिम लीग इस संविधान को ज्वाइन करे या न करे ये उसकी इच्छा पर है। तो मतलब यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए थे कि मुस्लिम लीग अगर यदि अपना वो चाह रही है, अलग नेशन एक चाह रही है, जो कि 1940 में अन्ना ने इसका जो है द्विराष्ट्र की मांग कर ली थी, सिद्धांत पारित कर दिया था। तो यही जो है इसमें मुस्लिम लीग को भी संकेत दिए गए थे कि ठीक है, आप अलग राज्य चाहते हैं तो वो भी, उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा, तो इसलिए इसको मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया और कांग्रेस ने भी नकार दिया, ठीक है, दोनों ने नकार दिया। गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू ने डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा, ठीक है। इस तरह से लोगों ने इसको बहुत इसकी आलोचना की और नकार दिया। मुस्लिम लीग का इसमें जो है एम था वो फुलफिल नहीं हो रहा था और पूरा मतलब खुल के कुछ वादा नहीं किया, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको नकार दिया था। हाँ, लेकिन संकेत मिलते हैं, भारत विभाजन का प्रथम संकेत इसी क्रिप्स प्रस्ताव में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना जो है, ये कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो ये कब आती है? ये 24 ये आती है, कब आती है? 24 मार्च 19
1946 को भारत आती है और इसमें कुल 3 सदस्य थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों था? क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट की इसमें जो है मंत्री आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे। टोटल 3 लोगों की ये एक टीम थी जो कि वहाँ ब्रिटिश मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो इनकी जो 3 मंत्रियों की टीम बन करके यहाँ पर भारत पहुँची थी और इसी के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 चीज़ें की थी, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और संविधान जो है संविधान सभा का भी गठन किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे और जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे। गोलमेज की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आप ये याद रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गांधी जी ने कौन से में लिया, तो गांधी जी सिर्फ दूसरे में लिया था। और किसने जो है तीनों में लिया, तो वो पूछते हैं, तो ये अंबेडकर जी हैं। जो अंबेडकर महोदय थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है। यहाँ निवेश कार्य जो एक आगत इनको कह लें या निवेश कह लें, दूसरे निर्गत कार्य, ठीक है। 2 प्रकार के कार्य होते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको देखना है निवेश कार्य में कौन सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचारण। बहुत बार मैंने आपको कराया है, आंसर आपका मुझसे पहले आ जाना चाहिए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनीतिक विकास। ये नहीं है। निवेश कार्य में कौन कौन होते हैं? पहला हो गया राजनीतिक समाजीकरण और फिर हित समूहीकरण, राजनीतिक संचारण। चौथा की बात कर लेते हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये राजनीतिक समाजीकरण, हित समूहीकरण। एक हो जाएगा हित स्पष्टीकरण, यहाँ पर नहीं है तो वो हो जाएगा, ठीक है। हित स्पष्टीकरण ये यहाँ पर नहीं है, तो ये सभी हैं, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संचारण, ठीक है। या संप्रेषण भी इसको कभी कभी कह देते हैं। और निवेश में निर्गत में कौन कौन आते हैं? निर्गत कार्य को भी आप देख लें। निर्गत कार्य तो इसमें आते हैं नियम निर्माण और नियम अनुप्रयोग और कौन सा आता है? नियम अधिनिर्णय। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत, ये आगत कार्य हो गए, ये निर्गत कार्य हो गए। आगत में 4 हैं, निर्गत में 3 हैं, टोटल 7 हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है परंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नहीं है, कौन सा है? वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, निर्वाचन कोटा प्राप्त किया जाता है, मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। तो यहाँ पर जो ये है, ये किसका है? सूची प्रणाली का है, परंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। तो ये जो है सूची प्रणाली के अंतर्गत है। सूची प्रणाली में क्या होता है कि एक सूची बना दी जाती है और उसमें जो है प्रेफरेंस बेसिस पर वहाँ पर उम्मीदवार रख दिए जाते हैं और जिस रेशियो में उस दल को क्या होता है मत प्राप्त होते हैं, उसी रेशियो में जो है संसद में उसको सीट मिल जाती है, ठीक है। और प्रेफरेंस बेसिस पे ये सीट चुनाव से पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती है, यानी कि अगर सिर्फ 3 सीट मिल रही हैं तो ऊपर से टॉप से 3 कैंडिडेट को सत्ता में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रेफरेंस बेसिस पर ये जो है सूची चुनाव के पहले डिक्लेयर कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ये पूरे जो मतदाता होता है वो दल को जो है मत देता है, क्योंकि वो एक दल की सूची को फॉलो कर रहा है और व्यक्तिगत को नहीं, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं है। जो होता है पूरी सूची होती है, यानी कि दल होता है। तो व्यक्तिगत उम्मीदवारों को इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। इस पर मैंने इलेक्टोरल सिस्टम पर पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हो सकता है? ऑप्शन है बहुल मतदान द्वारा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, पृथक मतदान क्षेत्रों के द्वारा। तो जो जनतांत्रिक निकायों में अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का जो है श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किसमें होता है? जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा ये प्रणाली है इसी के द्वारा होता है। तो इसमें सभी जो है जब अनुपात अकॉर्डिंग टू रेशियो जब इनको प्रतिनिधित्व मिलता है तो इनका भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो जाता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में द्वैत शासन आरंभ किया गया, कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधारों में, या चेम्सफोर्ड सुधारों में, या साइमन कमीशन योजना में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में? कब किया गया? भारत में द्वैत शासन की बात हो रही, आरंभ की बात हो रही, कब आरंभ किया गया? तो जो ये ऑप्शन बी है चेम्सफोर्ड सुधारों में, इसी में किया गया था। कब किया था? 1919 में। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम है चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, मॉन्टेग्यू सचिव थे उस समय। ये दोनों लोग वायसराय और सचिव थे। और ये क्या होता है कि इसी में जो है द्वैत शासन की स्टार्टिंग होती है, व्यवस्था होती है। इसमें जो ये सुधार था इसमें कुछ और ख़ास बातें थी। इसमें 1919 में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसमें विषय दो जगह जो है विधायी विषय, इनका बंटवारा 2 खंडों में कर दिया गया था, हस्तांतरित और अहस्तांतरित। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हस्तांतरित और अहस्तांतरित 2 जगह जो है 2 खंडों में इनका जो बंटवारा कर दिया गया था। हस्तांतरित पर दोनों सदनों बनाएंगे, जो दोनों सदन बना सकेंगे, लेकिन जो अहस्तांतरित विषय थे ये वायसराय की कार्यकारिणी ही बना सकती थी। इसमें सेना और वित्त से संबंधित, यानी कि वित्त और सेना इनसे संबंधित विषय होते थे, और ये जो वायसराय की कार्यकारिणी होती थी सिर्फ वही बनाती थी। एक और बात इसमें संबंधित है, बजट पर मतदान का अधिकार मिला था। इसमें बजट पर मतदान का अधिकार भारतीयों को मिल गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ चीज़ें जो इससे संबंधित हैं, कुछ हमने लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी हैं, लिखने में टाइम लगता है, और तो जो मैंने बताया उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार के, तो ये 1909 में आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो। और इसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की शुरुआत की गई थी, यानी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत इसमें की गई थी। ठीक है, इसे नाक के दांत का या जहरीला अधिनियम भी बोलते हैं, क्योंकि मार्ले ने जो है मिंटो से कहा था कि अब हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका फल बहुत ही भीषण होगा, ऐसा इन्होंने बोला था। साथ में इसी डेट के 1909 के आसपास कुछ डेट महत्वपूर्ण हैं, तो वो भी आप देखेंगे। ठीक है, 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन होता है। 1906 में क्या होता है? 1906 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगा खां सलीमुल्लाह द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाती है। 1907 में क्या होता है? हॉब्स हाउस कमेटी गठित की जाती है। ठीक है, और शासन के विकेंद्रीकरण की मांग इसमें रखी जाती है। तो ये सारी डेट आप नोट डाउन करेंगे और इनको करेंगे। तैयारी जो है एक दिन में नहीं होती है, लंबे समय में जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसी चीज़ को कई बार देखेंगे, तब जाके तैयारी होती है और फिर हमको सक्सेस दिखती है। यानी कि तपस्या है, तैयारी क्या है? तपस्या है। जब तपस्या करेंगे हर दिन तभी जो है सक्सेस मिलेगी। तो ये जो है संबंधित चीज़ें हैं वो भी आप देखते चलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो है ये द्वैत शासन जो यहाँ 19 में लागू हुआ था, ये चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कब आया था? ये 1919 में आया था। तो इसमें जो द्वैत शासन लागू हुआ था यहाँ पर, तो ये यहाँ से हटा करके कहाँ कर दिया गया था? केंद्र में कर दिया गया था। ठीक है, केंद्र में जो है द्वैत शासन कर दिया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर कब? 1937 में क्या किया गया था? ये जो परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय को 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए। यह राजनीतिक दर्शन किसका है? हेगल का है, या फिर मार्क्स का है, या मुसोलिनी का है, या माओ का है? तो ये राजनीतिक दर्शन जो है संबंधित किससे है? ये मुसोलिनी से संबंधित है। और ये यहाँ ये बोलते हैं कि जो है यहाँ पर ये राज्य के अधिनायकवाद का समर्थन करते हैं मुसोलिनी, और कहते हैं कि सब कुछ राज्य के अंदर ही है। हेगल क्या कहते हैं? हेगल की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। ये इनका जो है एक कथन है। साथ में इनके और भी कथन हैं। राज्य जो है, राज्य ईश्वर की यात्रा है, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, पदक्रम है, शोभा यात्रा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बोलते हैं। मुसोलिनी की इनकी माओ की बात करें तो माओ जो हैं ये चीन की क्रांति के जो है इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि 1949 में होती है, 49 में होती है। और ये कहते हैं इनको जो है चीन का जनक भी माना जाता है, राष्ट्र का जो है जनक माना जाता है, राष्ट्रपिता माना जाता है, क्योंकि चीन की क्रांति लेकर के ये आए थे। और माओ जो है क्या कहते हैं कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती, ये इनका फेमस कथन है। मुसोलिनी का एक और कथन है, फेमस कथन है। ये कहते हैं कि पुरुषों के लिए युद्ध उसी प्रकार है जैसे कि स्त्रियों के लिए मातृत्व, ये इनका मानना है हिटलर का। यदि हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, जो 1848 में आती है, और ये साम्यवादी युग की संकल्पना करते हैं। और ये भी कहते हैं, हे विश्व के मजदूरों, मतलब उठो, क्रांति करो, खोने के लिए बेड़ियाँ हैं, पाने के लिए संसार पड़ा है। तो ऐसा ये आह्वान करते हैं ये मार्क्स महोदय। चलिए देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कानूनी संप्रभु कौन है? कानूनी संप्रभु की बात हो रही है। भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और संसद है, या भारत का संविधान है, या भारत के लोग हैं? तो भारत में कानूनी संप्रभु की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है भारत का कानूनी संप्रभु कौन है? भारत का संविधान है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति और संसद क्या है? ये विधायी संप्रभु है। ठीक है, ये क्या है? विधायी संप्रभु है, ये विधायी संप्रभु है। और यदि हम बात करें भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का संप्रभु है? तो भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक संप्रभु है, संवैधानिक संप्रभु है। ठीक है, भारत के लोग कैसे हैं? तो भारत के लोग जो है राजनीतिक संप्रभु हैं। कैसे हैं? राजनीतिक संप्रभु हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और भारत का संविधान कैसा है? कानूनी संप्रभु है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है? क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या होता है? ये बी नहीं होगा, नियुक्त होता है, ए होगा, नियुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, नियुक्त होता है। ये 75(1) के तहत 75(1) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो पीएम को नियुक्त करेगा, और पीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्त करेगा 75(1) के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने को घोषित करता है? कौन सा करता है? भाग 3 करता है, या भाग 4 करता है, या भाग 9 करता है, या भाग जो है 6 करता है? कौन करता है? तो ये जो है भाग 4 करता है, क्योंकि भाग 4 में क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, और इसी में जो है लोक कल्याणकारी राज्य होने की घोषणा करता है। कौन? भारत का संविधान राज्य को निर्देश देता है कि आपको लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करने हैं। ठीक है, और ये जो है भाग 4 में कहाँ से है? 37 से 51 के बीच में है ये। ठीक है, अनुच्छेद 37 से 51 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 37 जो है राज्य का बारे में बात करता है। राज्य वही है जो क्या है अनुच्छेद 12 में कहा गया। और अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या है। तो वहाँ पर राज्य का
जो अगर हम बात करें कि राज्य का विवेचना या उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है संविधान में, तो 2 जगह किया गया है। एक अनुच्छेद 12 में किया गया है, वहाँ पर पूरी परिभाषा दी गई कि राज्य क्या क्या है। तो वहाँ पर जो ये संसद होगी, सरकार होंगी, ये सारे जो हैं राज्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और अनुच्छेद 37 में क्या कहता है, सीधा रेफरेंस देता है कि जो अनुच्छेद 12 में है वही राज्य है यहाँ पर भी, ठीक है। 37 में 2 जगह राज्यों का उल्लेख है, 12 में परिभाषा दी गई, 37 में 12 का रेफरेंस दे दिया जाता है। जो है 37 से 31 के बीच में ये सारे भाग 4 में जो है प्रावधान किए गए हैं। जो अनुच्छेद 3 की ये भाग की बात करें तो यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, और यहाँ पर 12 से ये भाग 3 में कितने 12 से 36 तक यहाँ पर है, जिसमें कि 14 से 32 तक जो है मौलिक अधिकारों की बात होती है। बाकी 12 में हमने बताया है, 12 में क्या होता है, 12 में होता है राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में क्या है, जो पुनर्लोकन की शक्ति दी जाती है, पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है संविधान को। यदि कोई अधिकार विधि जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती है तो वो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रही है या उसको सीमित कर रही है, ठीक है। तो ये 12-13 में ये दिया गया है। उसके बाद 14 से आपके अधिकार शुरू हो जाते हैं। चलिए देखेंगे ये जो भाग 9 है इसको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। तो ये भाग 9 क्या कहता है, ये पंचायत से संबंधित है। और 243 इससे अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, बहुत सारे सबसेक्शन लगा दिए गए हैं, लेकिन मेन जो आर्टिकल है ये 243 है, इससे संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे ये भाग 6। तो भाग 6 किससे संबंधित है, ये राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 153 से लेकर के 237 तक इसमें जो है इन आर्टिकल के बीच में जो है इसका प्रावधान किया गया है राज्य के बारे में। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमने दे दिया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया गया। ऑप्शन है वर्ष 1961 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1978 में। तो कब किया गया ये, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, 1961 में। इसके जो मेन हम नेताओं की बात करें तो कौन से 3 जो सदस्य देश कह लीजिए, सदस्य उस देश के नेताओं की बात कर लीजिए। तो नेहरू थे एक, तो उनको आपको पता ही है ना, भारत से नेहरू थे। अब्दुल नासिर कहाँ से थे, अब्दुल नासिर दूसरे ये मेन थे, संस्थापक लोगों की बात हो रही है, ये मिस्र से थे, ठीक है। तीसरे कौन से थे, मार्शल टीटो थे। तो ये कहाँ से थे, ये युगोस्लाविया से थे, ठीक है। और इसी युगोस्लाविया के बेलग्रेड में जो है ये सम्मेलन होता है, और यहीं से जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है कि जब जो ये 2 ध्रुवीय विचारधारा चल रही थी, पूरा विश्व 2 ध्रुव में डिवाइड था, तो उस समय जो है अपना कुछ राष्ट्र किसी भी ध्रुव में नहीं जाना चाहते थे, तो वो उन्होंने अपना ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। यानी कि वो तटस्थ रहना चाहते थे, किसी एक ध्रुव में न रह करके स्वतंत्र रहना चाहते थे, और तटस्थ रह करके दोनों ध्रुवों से अलग रहना चाहते थे, मतलब तटस्थ रहना चाहते थे। ये इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता पैक्ट, या फिर वेवेल योजना। तो इसमें जो है कौन सा ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है, ये राइट है। नमक सत्याग्रह 1930, ये भी राइट है। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये भी राइट है। जो वेवेल योजना होती है ये 1944 में ना आकर के कब आती है, ये 1945 में आती है। तो यही गलत है आपका, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। तो ये आती है कब आती है, 1945 में जो है वेवेल योजना आती है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF किसने सृजित की है, विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का करने के लिए। तो
IMF या UNDP या UNEP या विश्व बैंक, किसने जो है इसको किया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा, विश्व बैंक। ठीक है, GEF या फिर ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ये विश्व बैंक के द्वारा जो है सृजित की गई है। कब की गई है? 1991 में, 1991 में सृजित की गई है। ठीक है, और 1992 में ये एक स्वतंत्र निकाय बन गया है। कौन सा? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या बन गया है? ये 1992 में एक स्वतंत्र निकाय बन चुका है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। किस में निहित हैं? संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 3 में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या है सही आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि संविधान का भाग 4 में मूल जो हमारा नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के भाग में राज्य और संघ से संबंधित है, यानी कि उनके नामों वामों का विश्लेषण वहाँ पर है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ दिए गए हैं? भाग 4A में दिए गए हैं। तो यहाँ पर भाग 4A नहीं है, बाकी दूसरे दिए गए हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। मौलिक ये जो मूल कर्तव्य होते हैं, ठीक है, भाग 4A में जोड़े जाते हैं। और कब जोड़े जाते हैं? 86 होता है संशोधन, कब होता है? 86 संशोधन होता है 2002 में। 2002 में ये 2002 में क्या 11वां जो है क्या जोड़ा गया है? 11वां ये जो हमारा मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया है। 86 जो संविधान संशोधन है 2002 के द्वारा हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और 11वां जो है मूल कर्तव्य है क्या? वो पेरेंट्स से रिलेटेड है कि जो है पेरेंट्स सभी जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि जो है शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार बन चुका है। तो ये गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो यही 11वां जो है मूल कर्तव्य है। और यदि हम बात करें कि 4A जो है कब जोड़ा गया, तो ये स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। तो 4A जोड़ा कब गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया है। ये 76 इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो ये जो है जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और जो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, तो ये 11वां मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कह रहा है कि रूसो को निम्नांकित गतियों को आपको कालानुक्रम में लगाना है और नीचे दिए गए कोड की भी सहायता लेनी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, इमाइल, द डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था कि जो एक प्रतियोगिता हुई थी कला अकादमी में, तो उसमें जो है पार्ट लिया था। तो ए डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस ये इनकी पहली रचना होती है। ठीक है, ये आती कब है? तो अगर हम बात करें तो ये 1750 में आती है, 1750 में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, इसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है इस प्रतियोगिता में। और ये फिर दूसरा उसी संस्था ने फिर से प्रतियोगिता की थी, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें जीते तो नहीं थे, पर ये जो है इनकी जो है ये लेख को काफ़ी पढ़ा गया, किसी ने आलोचना की, किसी ने अच्छाई बताई उसमें। और तो ये 1754 में आती है। ठीक है, और इससे भी काफ़ी प्रख्यात हुए। सबसे ज़्यादा इनको प्रसिद्धि इससे मिलती है। और ये इमाइल जो है ये कब आती है? ये 1762 में आती है। ठीक है, ये 1762 में आती है और फिर ये भी जो है 62 में आती है।
तो सबसे पहले इनकी ये जो फर्स्ट प्राइज जीता है इसको लगाएंगे, उसके बाद ये आती है, फिर 62 में इमाइल आती है, लास्ट में इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे लेंगे, यानी कि कल ले लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।